अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा ये टॉपिक है आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे और उसके बाद ह्यूमंस में देखेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट चीज़ों की। इसमें सिर्फ हम ब्लड से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि उसी ने सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। ठीक है, तो ह्यूमन से पहले हम लोग सबसे पहले प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये ह्यूमंस की रिसर्च जो है वो ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर होते हैं। कि हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर और या प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि मेटाबॉलिज्म में सेल्स को मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है इन्वायरमेंट से। ऐसे ही है ना, यानी कि सेल्स को जो है वो मटेरियल्स चाहिए होते हैं इन्वायरमेंट से और कुछ मटेरियल्स को डिस्पोज ऑफ कर देता है सेल्स। इस तरह से फिर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस अगर होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस अगर होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही हमारे अंदर रिएक्शंस अकर हो सकेंगे। डिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा रिकॉल करें, उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से स्टडी किया था कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस सारी ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा था क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और दूसरा ये है कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ना, वो सिर्फ यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आकर होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे तो अंदर बहुत ज़्यादा अंदर जाके हमारे सेल्स होती हैं, तो हमारे जो अंदर वाले सेल्स होते हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी जो बॉडीज होती हैं मल्टी सेलुलर बॉडीज, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडीज, इन बॉडीज को क्या होते हैं, थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स चाहिए होते हैं ताकि वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। ह्यूमंस का फिलहाल हम लोग डिटेल के साथ नहीं पढ़ रहे, वो जब हम लोग वो वाला टॉपिक देखेंगे तो उस वक्त ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, इसके अंदर वाटर आ जाता है, फूड आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो प्लांट बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो है वाटर। वाटर प्लांट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वाटर किस लिहाज से प्लांट की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसमें ये आता है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में इसका रोल होता है। इसके अलावा टर्जिडिटी में भी इसका रोल होता है। टर्जिडिटी वाला प्रोसेस, टारगर का प्रोसेस, ये हम लोगों ने पूरा फिनोमेना स्टडी किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने जब ऑस्मोसिस का रोल देखना था स्टोमेटा के लिहाज से, उसमें हम लोगों ने डिटेल के साथ ये सारा कुछ स्टडी कर लिया हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज इसमें ये आती है कि डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में भी वाटर के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और चौथी चीज इसमें ये आती है कि प्लांट की बॉडी को का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम लैंड प्लांट्स की बात करें तो इसमें उनको क्या क्या चीज चाहिए होती है। इसमें वाटर आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं और फूड आता है। जो रूट्स होते हैं ना, उन्होंने एब्जॉर्ब करना होता है वाटर और मिनरल्स को, और जो लीव्स होते हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर करना होता है फूड को, यानी कि प्रोड्यूस करना होता है फूड को। रूट्स ने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है वाटर मिनरल्स को और उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट कर देना है पूरी प्लांट की बॉडी में। सिमिलरली लीव्स ने क्या करना है, उन्होंने फूड को मैन्युफैक्चर करना है और उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट कर देना है पूरी बॉडी में, और उसके बाद जो फूड की यूटिलाइजेशन होगी और बाद में स्टोरेज हो जाएगी।
अच्छा, लैंड प्लांट्स में हमारे पास सारे लैंड प्लांट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट हमारे पास जो मॉसेस होते हैं और जो लिवरवर्ट्स होते हैं। इनके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं? जिन्हें हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में देखा था, लेकिन तब हम लोगों ने बिल्कुल ब्रीफ सा देखा था। तो हम थोड़ा सा डिटेल के लिहाज से इसको देख लेते हैं। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसको हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं, जिन्होंने क्या करना होता है, असल में फूड या वाटर मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। इसमें जो जाइलम होता है उसने असल में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है और फ्लोएम ने फूड की करनी होती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो वाटर एंड आयन की अपटेक देख लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ वाटर एंड आयन की अपटेक ही देखेंगे। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली जो अपटेक होगी ये करता है रूट्स। ठीक है, अब रूट्स के हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन थोड़ी है कि बस उसने वाटर एंड आयन को अपटेक करना है। इसके साथ इसका एक और रोल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एंकरिंग भी प्रोवाइड करता है। एंकरिंग यानी कि रूट्स हमारे पास सॉइल के अंदर होती है, यानी कि पूरे प्लांट की बॉडी को मेंटेन रखता है। किस तरह से? यानी कि एंकर का मतलब होता है गिरफ्त में रखना। तो पूरी प्लांट की बॉडी को सॉइल के अंदर ये क्या करता है, एक तरह से गिरफ्त में रखता है ताकि प्लांट की बॉडी मेंटेन रहे। अच्छा, एंकरिंग के अलावा रूट्स के दो फंक्शंस होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले तो इससे वाटर एंड सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, दूसरा ये आता है कि इसने प्रोवाइड करना है कंडक्टिंग टिश्यूज को कि वो सब्सटेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो द स्टेम टिश्यूज ये किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सब्सटेंसेस की, ये अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं जो अभी हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर लेते हैं। अब ये मैंने आपको सारा आगे स्ट्रक्चर ही बताना है असल में, और इसकी डायग्राम मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगी। मैंने बनाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बुक से दिखाऊंगी। ठीक है, कंडक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे हम रूट के, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है इन रूट के अंदर बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कि एक कोर की फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोर यानी कि इस तरह से मैं आपको रफ सी डायग्राम वैसे ही बता रही हूँ कि इस तरह से दरमियान में कोर की फॉर्म में जाइलम एंड फ्लोएम अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। किस तरह से कि ये इस तरह से पूरी एक रॉड शेप होती है पीछे की तरफ, जो कि क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द लेंथ। जो रूट की होती है उसमें पूरी इन्होंने एक्सटेंड करनी होती है। ये सारी इसके अंदर क्या होगी, जाइलम और फ्लोएम अंदर पूरे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पूरी रूट के अंदर इस तरह से इन्होंने पूरी एक कोर बना देनी है। समझ आ गई? अच्छा, अब आगे क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम हमारे पास क्या है, रूट के दरमियान में प्रेजेंट है। अब इनके बाहर हमारे पास टिश्यूज होते हैं, जो कि नैरो लेयर उनकी होती है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है। थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। सबसे दरमियान में हमारे पास क्या है, जाइलम फ्लोएम है। उसके इर्द गिर्द हमारे पास थिन लेयर है, इस चीज की, पेरिसाइकल की, थिन वॉल्ड सेल्स की। ठीक है, उसके बाहर पेरिसाइकल के बाहर हमारे पास सिंगल लेयर है एंडोडर्मिस की। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद फिर क्या है आगे, उसके बाद हमारे पास पूरा एक ब्रॉड जोन है, जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर भी हमारे पास वॉल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड ही होते हैं, लेकिन थोड़े लार्ज होते हैं। और इसके बाहर हमारे पास क्या होती है, सिंगल लेयर होती है एपिडर्मल सेल्स की। और से सुने, सबसे पहले हमारे पास दरमियान में है जाइलम एंड फ्लोएम, उसके बाद थिन वॉल्ड सेल्स है पेरिसाइकल की।
उसके बाद हमारे पास सिंगल लेयर है एंडोडर्मिस की, और उसके बाद पूरा ब्रॉड जोन है कॉर्टेक्स का, और उसके बाहर हमारे पास एपिडर्मल सेल्स की सिंगल लेयर है। एपिडर्मल सेल्स की हमारे पास आगे कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, यानी कि कुछ आगे कह लें कि बाल से निकले होते हैं, जिसे हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। अब रूट हेयर्स का क्या काम होता है? असल मेन काम ही रूट हेयर्स का होता है। रूट हेयर्स ने क्या करना होता है? वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। किसकी एब्जॉर्प्शन के लिए? वाटर के लिए, वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। असल में रूट हेयर्स क्या करती हैं? वो अपनी लेंथ को इतनी इंक्रीज कर लेती हैं कि उनका बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए सॉइल के पार्टिकल्स के साथ। जब उनका बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है सॉइल पार्टिकल के साथ, तो क्या होता है कि जो वाटर होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं ना, वो इजीली हमारी जो रूट हेयर्स के अंदर से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट्स क्यों अंदर जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं, जो रूट हेयर्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी निस्बत जो बाहर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और अंदर जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन जो रूट हेयर्स के साइटोप्लाज्म के अंदर है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से हमारे पास जो वाटर और सॉल्ट्स होते हैं वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होते हैं? अंदर की तरफ जाते हैं। ऑस्मोसिस हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में देखा हुआ है ना, उसका यही फिनोमेना था ना कि जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की ज्यादा होती है तो वाटर क्या करता है? उस तरफ ज्यादा मूव करता है। ठीक है, अब सॉल्ट्स ने क्या करना है? वो किस तरह से एंटर होते हैं रूट हेयर से? वो डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, अब हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट्स तो अंदर एंटर हो गए हैं। अब क्या होगा कि ये ट्रेवल करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस से या फिर सेल्स के जरिए। चैनल्स की इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। उसके जरिए वाटर एंड सॉल्ट्स ने क्या करना है? अंदर एंट्री देनी है, और फिर उसके बाद अंदर जो है वो जाइलम में जाएंगे। जाइलम के बाद क्या करना है? उसने जाइलम ने वाटर एंड सॉल्ट्स को पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देने, और इस तरह हमारी पूरी ये ट्रांसपोर्टेशन होगी वाटर और सॉल्ट्स की प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या है? ये पूरा एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है जिस तरह से सॉइल वाटर ने अंदर जाना है। यहाँ से सॉइल वाटर अंदर जाएगा। सबसे पहले बाहर वाली लेयर है अब हमारे पास एपिडर्मिस, उसके बाद हमारे पास ब्रॉड जोन है कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब ये जो अंदर हमारे पास ये जो चैनल्स है जिसे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, इधर से हमारे पास सॉइल वाटर अंदर की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर हमारे पास लेयर है एंडोडर्मिस की, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी इनटू द जाइलम सेल, और जाइलम सेल ने बाद में क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन कर देनी है वाटर और सॉल्ट्स की थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। आज हम लोगों ने एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ा है, इस तरह से वाटर एंड सॉल्ट्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, आज ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले वाटर के लिहाज से बात की है, और इसके आगे यूजेस देखे हैं फोटोसिंथेसिस में, टारगर में, सेलुलर एक्टिविटीज में, और टेम्परेचर की मेंटेनेंस में इसका रोल होता है। ठीक है, उसके बाद फूड की भी मैन्युफैक्चर इसके अंदर बॉडी के अंदर होती है। वो कहाँ से होती है? वो होती है लीव्स से। के आगे वही रिकॉल बताया हुआ जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये ऑस्मोसिस के बारे में बताया हुआ है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये वाटर एंड आयन अपटेक जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज का बताया, जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, पूरा आगे स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद पेरिसाइकिल होती है, फिर एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मल सेल्स है, और उसके बाद रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स का अलहदा से पूरा रोल बताया हुआ है, जो कि मेन रोल होता है जिधर से वाटर एंड सॉल्ट्स ने अंदर एंटर करना होता है। ये इस तरह से पूरा एक रॉड बना होता है। ये सबसे दरमियान में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, और उसके बाद बाकी की बाहर की लेयर्स होती हैं।
ठीक है, और यहाँ पे जूम करके बताया हुआ है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स विद सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स का जो थोड़ा सा बेनिफिशियल रिलेशनशिप सॉइल बैक्टीरिया फंजाई के साथ भी होता है, वो इसलिए होता है ताकि मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन इनके जरिए भी हो सके। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ा है ये एज सच इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने डायग्राम बनानी है जो मैंने बनाई थी। ठीक है, तो आपको लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहां पे जाएं। कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।